ये एनसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर 3 है। इसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। यहाँ पर एग्रीकल्चर का मीनिंग दिया हुआ है। एग्री का मीनिंग होता है सॉइल और कल्चर का मीनिंग होता है कल्टीवेशन, मतलब सॉइल का कल्टीवेशन। सॉइल कल्टीवेशन के लिए सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। इसके लिए सॉइल का टिलिंग किया जाता है, मतलब मिट्टी का जो ढेला होता है उसको तोड़ा जाता है और सॉइल को लूज किया जाता है ताकि सॉइल के हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सके और प्लांट का अच्छे से ग्रोथ हो। अब मान लीजिए कि फील्ड में वीट लगाया गया, गेहूं की खेती की गई। जब ये क्रॉप पककर तैयार हो गया तो इसे काट लिया गया और मंडी में जाकर अच्छे दामों पर बेचा गया। फिर मंडी से इसे फैक्ट्री में ले जाया गया और इसके आटे से ब्रेड और बिस्किट बनाया गया। तो यहाँ पर वीट का ट्रांसफॉर्मेशन एक प्लांट से एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में किया गया है। फिनिश्ड प्रोडक्ट मतलब कि ब्रेड और बिस्किट। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसमें 3 तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज। प्राइमरी एक्टिविटीज में वो सारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज आते हैं जो अर्थ से नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि निकालते हैं और उसका यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में आ गया एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग, मतलब हंटिंग गैदरिंग। अब प्राइमरी एक्टिविटीज में नेचर से जो रिसोर्स मिलता है उन्हें मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के द्वारा फिनिश्ड गुड में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, जिसकी वैल्यू मतलब कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रॉ मटेरियल्स का फिनिश्ड गुड्स में, ये एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वेविंग ऑफ क्लॉथ्स। ये सब एक्टिविटीज सेकेंडरी एक्टिविटीज में आते हैं। अब है टर्शियरी एक्टिविटीज। इसको नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी कहा जाता है। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस के थ्रू सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग। ये सारे टर्शियरी एक्टिविटीज में आते हैं। एग्रीकल्चर जो है यह चूँकि नेचर से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है तो ये प्राइमरी एक्टिविटी में आता है। इसमें क्रॉप को उगाना, क्रॉप, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, उसके बाद पशुपालन, ये सारे प्राइमरी एक्टिविटीज में आते हैं। वर्ल्ड के पॉपुलेशन का 50% जो है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज्ड है और इंडिया के पॉपुलेशन का लगभग 2/3 जो है अभी भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। जिस लैंड पर क्रॉप को उगाया जाता है उसे एरेबल लैंड कहा जाता है। अब क्रॉप का जो कल्टीवेशन है वो कुछ फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि सॉइल, क्लाइमेट, लैंड फॉर्म्स, इस सब पर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग तरह के सॉइल पे अलग अलग तरह के क्रॉप उगाए जाते हैं। जैसे कॉटन जो है ये डेक्कन प्लेटू में जो ब्लैक सॉइल पाया जाता है वहाँ पर अच्छे से उगता है, जबकि राइस को उगाने के लिए एल्यूवल सॉइल चाहिए। अगर क्लाइमेट की बात करें, मेनली टेम्परेचर और रेनफॉल की, तो ये डायरेक्टली क्रॉप कल्टीवेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे राइस और शुगर जैसे क्रॉप को उगाने के लिए क्लाइमेट वार्म होना चाहिए और राइस के कल्टीवेशन में पानी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उन्हें वेट एरियाज में उगाया जाता है। जबकि वीट जैसे मतलब गेहूं जैसे क्रॉप को कूलर क्लाइमेट चाहिए, इसलिए इन्हें टेम्परेट रीजन में उगाया जाता है। और अगर दूसरे क्रॉप्स की बात करें जैसे कि मिलेट्स, तो इसे ड्राई एरियाज में उगाया जाता है क्योंकि इन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है।
अगर अलग अलग लैंड फॉर्म्स की बात करें तो प्लेन एरिया क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए सबसे सूटेबल माना जाता है, क्योंकि प्लेन एरिया जो है वो एल्यूवल सॉइल से बना होता है जो कि काफ़ी फर्टाइल होती है, जबकि प्लेटूज और माउंटेन्स जो है ये ज़्यादा सूटेबल नहीं होते हैं क्रॉप को उगाने के लिए। कुछ क्रॉप्स जैसे कि टी, इसको माउंटेन के स्लोप पर ही उगाया जाता है। इस मैप में वर्ल्ड के जितने भी एरेबल लैंड है उसको ग्रे कलर में दिखाया गया है। जितने भी पैचेज है ग्रे कलर के, ये सारे एरेबल लैंड्स है, यहाँ पर खेती की जाती है। अब यहाँ पर कल्चर यानी कि कल्टीवेशन के कुछ टाइप्स दिए गए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर और हॉर्टिकल्चर। सबके बारे में हम बारी बारी से पहले जानते हैं। तो पहला है एग्रीकल्चर। इस फील्ड में सॉइल को कल्टीवेट किया जाता है, क्रॉप उगाया जाता है और लाइव स्टॉक को पाला जाता है। इसको फार्मिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सेरीकल्चर। इस कल्चर में सिल्क वॉर्म्स को कॉमर्शियल लेवल पे पाला जाता है ताकि उससे सिल्क मिल सके। इस कल्चर में मलबरी ट्रीज की खेती, वॉर्म्स को पालना, उसके बाद उनके कोकून से सिल्क को निकालना शामिल है। ये कल्चर फार्मर्स के इनकम के सप्लीमेंट के रूप में काम करता है। अब है पिसीकल्चर। इसमें फिश का ब्रीडिंग, उसका रियरिंग और ट्रांसप्लांटिंग कॉमर्शियल लेवल पे होते हैं और ये सब स्पेशली बने हुए टैंक और पॉन्ड में किया जाता है, मतलब कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होते हैं। अब है विटीकल्चर। इस कल्चर में ग्रेप्स की खेती की जाती है। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स को जब कॉमर्शियल यूज के लिए उगाया जाता है तो ये एक्टिविटीज हॉर्टिकल्चर में आते हैं। अब है फार्म सिस्टम। एग्रीकल्चर, जिसको कि फार्मिंग भी कहा जाता है, ये एक सिस्टम की तरह है जिसमें इनपुट के रूप में सीड्स, फर्टिलाइजर, मशीनरी और लेबर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया गया है कि इनपुट्स में मशीनरी की ज़रूरत होती है, इससे प्लगिंग और सोइंग किया जाता है। उसके बाद अच्छे किस्म की सीड्स की ज़रूरत होती है, फिर केमिकल्स की ज़रूरत होती है। इसके बाद प्रोसेसेस में, मतलब क्रॉप कल्टीवेशन में जो भी प्रोसेस आता है उसमें आता है प्लगिंग, सोइंग और स्प्रेइंग। मतलब प्लगिंग करके सॉइल को लूज किया जाता है, उसमें सीड्स को बोया जाता है, फिर इरिगेशन किया जाता है। उसके बाद टाइम टाइम पर कुछ केमिकल्स जैसे कि फर्टिलाइजर सब स्प्रे भी किया जाता है। उसके बाद वीड्स को हटाने के लिए भी केमिकल्स स्प्रे किया जाता है। इसके बाद आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है, तो क्रॉप्स मिलता है। यहाँ पर यही बताया गया है कि एग्रीकल्चर में जो ऑपरेशंस इन्वॉल्व है वो है प्लगिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग और हार्वेस्टिंग। और आउटपुट के रूप में जो हमें मिलता है उसमें है क्रॉप्स, वूल, डेयरी, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। इस फिगर में दिखाया गया है फिजिकल इनपुट्स जो कि नेचर से मिलता है और ह्यूमन इनपुट्स जो कि ह्यूमंस द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो फिजिकल इनपुट में है सनशाइन, उसका रेनफॉल, टेम्परेचर, सॉइल और स्लोप। एग्रीकल्चर के लिए इन नेचुरल चीज़ों की ज़रूरत होती है। इन नेचुरल चीज़ों के साथ कुछ ह्यूमन इनपुट्स जैसे कि लेबर, मशीनरी, केमिकल्स और स्टोरेज, ये सब चीज़ें जो है ये ह्यूमन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो हमने जाना फार्मिंग इनपुट और आउटपुट्स के बारे में, इनपुट के रूप में किसका किसका सहयोग मिलता है और आउटपुट के रूप में हमें क्या मिलता है। अब है टाइप्स ऑफ फार्मिंग। इसके बारे में हम वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे।